my dear students, I'm Zainab Hassan. So students, in our last video we have completed chapter 8 of class 10, that was how do organisms reproduce, and today in our this video we are going to solve the NCERT text questions of that chapter. Okay, so let's begin with our first question is given on page number 128 and the question is what is the importance of DNA copying. हमारा पहला क्वेश्चन है कि DNA copying की importance क्या होती है. So students, you know that DNA copying का मतलब होता है कि जो हमारे पेरेंट्स का DNA होता है that is copied at the time of sexual reproduction and is transferred to us. तो उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन टाइप. जो ह्यूमन बींग्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी जो लिविंग थिंग है वो अगर अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना चाहता है तो डीएनए कॉपिंग उसमें हेल्प करता है, वही आगे उस जनरेशन को कंटिन्यू कराता है. द सेकेंड वन इज इट हेल्प्स फॉर इनहेरिटिंग ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो ट्रेट्स डेवलप होती है, फॉर एग्जाम्पल आर हेयर टाइप, आर हेयर कलर, द कलर ऑफ आर आइरिस, आँखों का कलर हो गया, आपके हेयर का टाइप हो गया, किसी के कर्ली हैं किसी के स्ट्रेट हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलती हैं जस्ट ड्यू टू डीएनए कॉपिंग. द थर्ड वन इट क्रिएट्स वेरिएशंस और चेंजेस विच हेल्प इन सर्वाइवल. ये क्या करती है, ये वेरिएशंस करती है जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर्स जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स उसमें चेंजेस आते हैं. इसीलिए सबके पेरेंट डिफरेंट होने की वजह से वेरिएशन क्रिएट हो जाती है और वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करती है. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल. ये कह रहे हैं कि वेरिएशन जो होती हैं, जो चेंजेस अभी आपको बताए थे, ये स्पीशीज़ के लिए तो ज़रूरी है बट नॉट फॉर इंडिविजुअल. स्पीशीज़ क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बींग्स स्पीशीज़ हैं, होमोसेपियंस हैं, और हमारे लिए ये कैसे बेनिफिशियल होगा, या फिर किसी दूसरी स्पीशीज़ के लिए, बैक्टीरिया की स्पीशी है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दूसरा, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है. इट इज़ बिकॉज समटाइम्स द क्लाइमेटिक चेंजेस हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द स्पीशीज़. कभी कभी क्या होता है, जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उसका थोड़ा ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ जाता है एक स्पीशीज़ के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टेम्परेचर वाटर बॉडीज राइजेस, अगर वाटर बॉडीज़ में टेम्परेचर, जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉइंट्स हैं, सी, ओशन, वहाँ टेम्परेचर राइज हो जाता है, दैन व्हाट हैपन्स, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाई. वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मर सकते हैं. दिस रिजल्ट्स इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है. तो इसीलिए स्पीशीज़ के लिए ये नुकसान जो है बहुत ज़रूरी है वेरिएशंस होना, क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं होंगे, उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगा ऐसी स्टेट में सर्वाइव करने का, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द सर्वाइवल और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा. द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस होता है. सो द फर्स्ट वन इज द पेरेंट न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू मैनी न्यूक्लियाई. मल्टीपल न्यूक्लियस में क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, तो बहुत सारे न्यूक्लियस में अगर पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, हमारी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम वायरस पैरासाइट एंटर कर जाता है मलेरिया का, तो हम ये मल्टीप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन, और जिससे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बच जाते हैं एंड दैट टेक द न्यूट्रिशन ऑफ आर दैट आरबीसी, और उसकी वजह से हम टायर्डनेस फील करते हैं. नाउ वी हैव द सेकेंड वन, बाइनरी फिजन. वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई बन रहे थे. बाइनरी, बाई का मतलब होता है टू. सो इन दिस काइंड ऑफ फिजन पेरेंट्स न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई ओनली, टू डॉटर न्यूक्लियाई. जैसे अमीबा के केस में होता है कि भाई एक न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो गया है दो में. ओके, have the second question on the same page, that is 133, and the question is how will an organism be benefited if it reproduces through spores. अगर एक organism spore formation वाले method से reproduce करता है तो उसका क्या फ़ायदा है इसमें. the first is number of spores produced on sporangium is very large. ये जो spores produce होते हैं sporangium में बहुत ज़्यादा होते हैं, numerous millions of
सॉरी न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा 100-200 जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजियम में। स्पोर्स आर लाइट इन वेट, ये बहुत लाइट इन वेट होता है, जिससे क्या फ़ायदा होता है, एयर के थ्रू ये आसानी से डिस्पर्स हो जाते हैं। जो चीज़ जितनी हल्की होती है एयर उसे उतनी आसानी से कैरी कर लेती है। द थर्ड वन इज अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर्स गेट फूड एंड शेल्टर इनसाइड द स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम होता है हार्ड कोट, ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता रहता है स्पोर्स को, तो वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं. ओके, that clear? Now we have the third question of the same page, and the question is, can you think of the reason why more complex organism cannot give rise to new organism by regeneration? ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स एनी अदर, तो वो रीजनरेशन से क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकते? इट इज़ बिकॉज दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ऑर्गन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल्स. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं फॉर डूइंग आर डिफरेंट वर्क. तो डिफरेंट सेल्स से जो होता है सिमिलर टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप का सेल टिश्यू बना सकता है कोई सा, फिर वो टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं. तो हमारे हर फंक्शन के लिए कोई ना कोई ऑर्गन जो है इंडिकेट हुआ है, नेसेसरी है. तो दे वर्क इन फुल कोऑर्डिनेशन, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है, ऑर्गन सिस्टम्स वो बना लेते हैं, फुली कोऑर्डिनेट करते चलते हैं एक दूसरे को, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड. इस वजह से अगर एक कोई सेल या फिर टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है या ऑर्गन डैमेज होता है, तो उससे बाकी सारे नहीं बन सकते हैं. दे कैन रीजनरेट ओनली फ्यू ऑफ देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स. जैसे जो होता है ह्यूमन बींग्स में, आप देखिए नेल्स हो गए, हेयर हो गए, ये रीजनरेट हो सकते हैं. और लिजर्ट में आपने देखा वो लिजर्ट की पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ दोबारा आ जाती है, बट नॉट द कंप्लीट लिजर्ट. ओके, नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? द फर्स्ट इज फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स विच आर नॉट हैविंग सीड्स. ऐसे प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है जिनके पास सीड्स नहीं है. द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ वेरी फास्ट, चीप एंड ईजियर मैथड. ये बहुत फास्ट टेक्निक है क्योंकि डायरेक्टली भाई आप सीड जर्मिनेशन नहीं करा रहे हो, डायरेक्टली कोई पार्ट लगा रहे हो प्लांट का, तो जल्दी हो जाता है. द थर्ड वन इज इट कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स. ये ऐसी जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है मैथड जहाँ पे सीड जर्मिनेशन जो है वो फेल हो जाता है, हो नहीं पाता है किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से. द फोर्थ वन इज अ गुड क्वालिटी और वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड हियर. एक अच्छी जो क्वालिटी होती है वैरायटी की किसी भी पर्टिकुलर, तो वो आप प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए उसकी आप पार्ट लेकर के उसको कंटिन्यू करा सकते हैं, ग्रो करा के. Our fifth question is, why is DNA copying essential part of the process of reproduction? DNA copying reproduction के process का essential part क्यों है? जो मैंने आपको first question में बताया था, the answers will be same, but just see here. It is because it carries genetic information from parents to offspring. ये अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, हमारी genetic information, हमारे traits हमारे parents से हमारे तक कैरी करता है. A copy of DNA is produced through some chemical reaction resulting in 2 copies of DNA. रिएक्शन होता है एक केमिकल रिएक्शन डीएनए में पेरेंट्स के, जिसकी वजह से उससे 2 कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं डीएनए के, एंड दिस कॉपिंग इज फॉलोड बाय द सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन से ये कॉपिंग फॉलो होती है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन में हेल्प मिल जाती है. नाउ वी विल कम टू पेज नंबर 140, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 गिवन देयर इज, हाउ इज पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट क्यों है? द फर्स्ट वन इज इट्स डेफिनेशन, एंड दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पॉलिनेशन क्या होती है? एंथर से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन कहलाया जाता है. एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट. इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ओनली. पॉलिनेशन सिर्फ प्लांट्स में होती है, एंड इट टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है. We have the second question, and the question is, what is the role of seminal vesicle and prostate gland? seminal vesicle और prostate gland का क्या function होता है? तो seminal vesicle क्या करती है? It makes the transport of a sperm easier by lubricating it. Okay.
That of prostate gland is that it provides nutrition to the sperm. ये sperm को nutrition provide करता है. Now we have the third question. The question is what changes are seen in girls after puberty? Girls में puberty के बाद क्या changes देखने को मिलेंगे? Excessive hair growth in genital areas. Genital areas में excessive hair growth होना start हो जाएगी puberty के बाद. Start of menstrual cycle and fertilized egg का removal जो है वो start हो जाता है इस age में. More oil secretion from the skin. Skin से ज़्यादा oil secrete होगा due to which pimple formation will take place. Increase in uterus and ovary size. Uterus और ovary का size जो है वो बढ़ जाएगा. And release of the sex hormones. Sex hormones कौन से होते हैं females में? Oestrogen and progesterone. उनका release होना start हो जाएगा. Let's see the fourth question, and the question is how does an embryo gets nourishment from the mother's body? Embryo mother's body से nourishment कैसे लेता है? The uterus wall thickens after fertilization. जैसे ही fertilization होता है uterus की wall और ज़्यादा thick होना start हो जाती है और उससे एक connective tissue बनता है and that is called placenta, and it's a connective tissue which provides nourishment from mothers to her embryo. mother से embryo तक जो nourishment जाता है, जो खाना जाता है, food जाता है, oxygen जाता है, वो इसी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जाता है. इट हैज़ विलाई ऑन एम्ब्रियोसाइट. इसमें विलाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एम्ब्रियोसाइट्स में. एंड ब्लड स्पेसेस ऑन मदर साइड. मदर्स की साइड पे ब्लड स्पेसेस होती है और यही ब्लड स्पेस एक लार्ज एरिया क्रिएट कर देती है दोनों के बीच एक्सचेंज ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो दैट इज द आंसर. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंडेक्स एंड दैट इज इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. अगर एक वुमेन कॉपर टी का इस्तेमाल कर रही है तो क्या इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से छुटकारा मिल सकता है या प्रिवेंट कर सकती है, अवॉइड कर सकती है? सो द आंसर विल बी नो, बिकॉज कॉपर टी कैन नॉट स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. कॉपर टी क्या करती है, सिर्फ फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रोकती है, लेकिन वो बॉडी फ्लूइड्स को मिलने से नहीं रोक सकती है. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने के चांसेस यहाँ पर भी बने रहते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. In our next video, we will start solving the NCERT question from the exercise of this chapter. Till then, write these question answers in your fair notebook and have a very wonderful day ahead.